हेलो दोस्तों, मैं अनामिका सिंह स्वागत करती हूं आप सबका आपके यूट्यूब चैनल नॉलेज कॉर्नर में। फ्रेंड्स, जैसा कि हम सभी को पता है टीआरई 4.0 का नोटिफिकेशन आ गया है। उसमें यह बताया गया है कि 10 अगस्त से पहले आपका जो एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन है वो आ जाएगा, या फिर एग्ज़ाम की डेट आ जाएगी। अगर डेट नहीं आ पाई तो नोटिफिकेशन आ जाएगा। उसी क्रम में हमें अपनी तैयारी स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट होता है वो होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आज हम लोग साइंस के टीआरई 3.0 के जो री एग्ज़ाम हुए थे उसके जितने भी क्वेश्चन हैं उसको डिस्कस करेंगे। तो आप हमारे साथ लास्ट तक बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। पहला क्वेश्चन है, द गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स इज कॉल्ड एज। दो न्यूरॉन्स के बीच के अंतराल को क्या कहा जाता है? एक्सॉन, सिनैप्स, डेंड्रॉन, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। आपको क्वेश्चन पढ़ना है और जवाब बताना है कि दो न्यूरॉन्स के बीच के अंतराल को क्या कहा जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सिनैप्स। दो न्यूरॉन के जो बीच के अंतराल हैं उसे सिनैप्स कहा जाता है। ठीक है, इसी को सिनैप्स को ही न्यूरोनल जंक्शन भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछ ले सिनैप्स का दूसरा नाम क्या है, तो सिनैप्स का दूसरा नाम न्यूरोनल जंक्शन भी है। न्यूरॉन्स के बीच संपर्क के बिंदुओं को संदर्भित करता है जहां सूचना एवं न्यूरॉन्स से मस्तिष्क तक जाती है। ठीक है, तो दो न्यूरॉन्स के बीच के अंतर को क्या कहते हैं? सिनैप्स कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, खाद्य पदार्थों के डिब्बे टिन से लेपित होते हैं, जिंक से नहीं, क्यों? फूड कैन आर कोटेड विद टिन एंड नॉट विद जिंक बिकॉज। ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। टिन इज मोर रिएक्टिव देन जिंक इज मोर रिएक्टिव देन टिन। जिंक हैज़ अ हायर मेल्टिंग पॉइंट देन टिन। जिंक इज अ कॉस्ट्रल देन टिन, यानी कि जिंक जो है वो टिन की तुलना में अत्यधिक प्रक्रियाशील है। जिंक का गलनांक टिन से अधिक है। जिंक टिन से महंगा है, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। जिंक जो है वो टिन की तुलना में अत्यधिक प्रक्रियाशील है, इसीलिए खाद्य पदार्थों के डिब्बों पर टिन से लेपित किया जाता है, जिंक से नहीं किया जाता। ठीक, अगला क्वेश्चन है, न्यूटन के गति के दूसरे नियम के अनुसार किसी वस्तु का त्वरण सीधे अनुपातिक होता है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन द एक्सेलरेशन ऑफ अ ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द। ऑप्शन दिया हुआ है, वस्तु के द्रव्यमान का व्युत्क्रम, वस्तु पर लगने वाला बल, वस्तु का द्रव्यमान, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। न्यूटन की गति के दूसरे नियम के अनुसार किसी वस्तु का त्वरण सीधे अनुपातिक होता है, किसके? आपको बताना है। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, वस्तु के द्रव्यमान के व्युत्क्रम के अनुपातिक होता है। ठीक है, न्यूटन की गति के दूसरे नियम के अनुसार किसी वस्तु का त्वरण सीधे वस्तु के द्रव्यमान के व्युत्क्रम के अनुपातिक होता है। ठीक, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड पानी और ऊर्जा देने के लिए पायरुवेट का विघटन होता है। द ब्रेक डाउन ऑफ पायरुवेट टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड एनर्जी टेक प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, साइटोप्लाज्म, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। आपको बताना है कि कार्बन डाइऑक्साइड पानी और ऊर्जा देने के लिए जो पायरुवेट का विघटन होता है वो कहाँ पर होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में, साइटोप्लाज्म में, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, माइटोकॉन्ड्रिया में। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड पानी और ऊर्जा देने के लिए पायरुवेट का विघटन कहाँ पे होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को और किस नाम से जाना जाता है ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया को किस नाम से जाना जाता है। अगर आपका जवाब सही होगा तो आपके कमेंट और आपके नाम को अगले वीडियो में जरूर दिखाया जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है, किसी पदार्थ को सीधे ठोस से गैस में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? What is the process of changing a substance directly from solid to gas called? Sublimation, evaporation, melting, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। कोई पदार्थ है वो ठोस से डायरेक्ट गैस में चेंज हो रहा है, यानी कि वो ठोस से लिक्विड में ना आके, पदार्थ की तीन अवस्था होती है, हम सभी को पता है, ठोस, लिक्विड, मतलब ठोस, द्रव और गैस, सॉलिड, लिक्विड और गैस। कोई पदार्थ अगर सॉलिड से डायरेक्ट गैस में आ रहा है, लिक्विड में नहीं बदल रहा है, तो उस प्रक्रिया को सब्लिमेशन या फिर ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। इसका जो अगर आपसे एग्जाम्पल पूछा जाए तो नेप्थलीन की गोली और कपूर ये इसके जनरल एग्जाम्पल होते हैं। अगला क्वेश्चन है,
एक सीधे विद्युत धारावाही चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं। द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स अराउंड अ स्ट्रेट करंट कैरिंग काउंटर आर पैरेलल लाइन, इलिप्स यानी कि अनेक बिंदुएं, कॉन्ट्रिक्ट सर्कल यानी कि संकेंद्रित वृत्त, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, कंसेंट्रिक सर्कल, संकेंद्रित वृत्त, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन। निम्न में से कौन सा नाइट्रोजन के सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को दर्शाता है। ये सभी क्वेश्चन आपके 3.0 में जो री एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछे गए क्वेश्चन है। अगर आपका सपोर्ट और प्यार हमें मिलता रहा तो हम सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं टीआरई के सारे प्रीवियस ईयर कराने की कोशिश करेंगे, ठीक है। यहाँ से नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछा है। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताने के लिए हमें नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक ज्ञात होना चाहिए। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 7, यानी कि नाइट्रोजन को N7 लिखा जाता है। इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा वो हो जाएगा 2 और 5। 2, 8, 8 किसी भी चीज़ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2, 8, 8। लेकिन जब इसमें 7 ही, इसका परमाणु क्रमांक 7 है, इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 7 है, तो एक कक्षा में 2 और दूसरे में 5 ही आएंगे, तो 2 और 5 ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। 2n स्क्वायर के हिसाब से कक्षा को भरा जाता है, 2n स्क्वायर के हिसाब से, ठीक। अगला क्वेश्चन है, यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाए तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा। व्हाट हैपेंस टू द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इफ द डिस्टेंस बिटवीन देम इन डबल। कोई दो वस्तु है, अगर उनके बीच की जो दूरी है उसे डबल कर दिया जाए तो उनके बीच के गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये पूछा गया है। ऑप्शन दिया है, या आधा हो जाएगा, या 1/4 हो जाता है, या चौगुना हो जाता है, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यह 1/4 हो जाएगा। दो वस्तु है, मान लीजिए एक वस्तु यहाँ रखी है और एक वस्तु यहाँ रखी गई, इनके जब दूरी को डबल कर दिया जाएगा, यानी कि इसको यहाँ रख दिया गया, इसको यहाँ रख दिया जाए, तो इन दोनों पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल इसकी अपेक्षा क्या होगा, तो 1/4 रह जाएगा। कैसा रह जाएगा, 1/4 रह जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लोहे के फ्राइंग पैन को जंग लगने से बचाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि उपयुक्त है। Which of the following method is suitable for preventing a iron firing pan from rusting। यानी कि लोहे के जो फ्राइंग पैन है उसको जंग से बचाने के लिए कौन सी विधि उपयुक्त है। पहला ऑप्शन दिया है जिंक की परत लगाना, अप्लाइंग अ कोटिंग ऑफ जिंक। दूसरा दिया अप्लाइंग पेंट यानी पेंट लगाना। तीसरा दिया अप्लाइंग ग्रीस यानी कि ग्रीस लगाना। एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। लोहे का फ्राइंग पैन है, अगर उस पर आप पेंट लगाएंगे तो उसे जब धुलेंगे ना तो वो पेंट जो है छूट जाएगा। ग्रीस लगाएंगे और फ्राइंग पैन है जिसमें चाय बनाया जाता है तो वो चाय में ग्रीस की महक आएगी, ये सही चीज़ नहीं है। तो उस पर क्या किया जाता है, अप्लाइंग अ कोटिंग ऑफ जिंक, जिंक की परत लगाई जाती है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। लोहे से बने फ्राइंग पैन हवा में ऑक्सीजन के संपर्क में आने से जंग लग सकते हैं, अतः इन्हें जंग से बचाने के लिए क्या किया जाता है, जिंक की परत चढ़ाई जाती है। एक बार एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को मिला था कि लोहे पर जिंक की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो लोहे पर जिंक की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। ये गैल्वेनाइजेशन की प्रक्रिया क्यों की जाती है, तो लोहे को जंग यानी कि रस्ट से बचाने के लिए की जाती है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में लक्षणों की वंशानुगत के अध्ययन को क्या कहा जाता है। द स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट्स इन ह्यूमंस इज कॉल्ड। मनुष्य में लक्षणों के वंशागत के अध्ययन को क्या कहते हैं, जीवाश्म विज्ञान, सरीसृप विज्ञान, वंशागति, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, इसको कहेंगे हेरिडिटी यानी कि वंशानुगति। अगला क्वेश्चन है, यदि कार का द्रव्यमान 15 किलोग्राम है तो कार का वेग 30 किलोमीटर प्रति घंटा से 60 किलोमीटर घंटा -1 तक बढ़ने के लिए क्या कार्य करना होगा। देखिए मैथ को मैं सॉल्व नहीं करवाऊंगी, लेकिन इसका ऑप्शन बताते हुए आपको जरूर चलूंगी, क्योंकि ये आपका टीआरई 3.0 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 1,56,250 जूल हो जाएगा। ये आपका न्यूमेरिकल है, इसे आप सॉल्व कर लीजिएगा। इसका पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ से आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा और आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ये आपका फिजिक्स का न्यूमेरिकल है। अगला क्वेश्चन है,
द फोर्स रिक्वायर्ड टू मेंटेन एन ऑब्जेक्ट एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी इज। किसी वस्तु को स्थिर वेग पर बनाए रखने के लिए आवश्यक बल है नेट फोर्स, जिसे शुद्ध बल कहा जाता है, फ्रिक्शनल फोर्स यानी कि घर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। किसी वस्तु को स्थिर वेग पर बनाए रखने के लिए आवश्यक बल कौन सा है? इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि नेट फोर्स, शुद्ध बल। किसी वस्तु को उसके स्थिर वेग पर बनाए रखने के लिए सबसे ज़्यादा जो आवश्यक बल है वो कौन सा है? शुद्ध बल है। ठीक है। न्यूटन के गति के प्रथम नियम के अनुसार स्थिर वेग से गतिशील किसी भी वस्तु पर कोई शुद्ध बाह्य बल कार्य नहीं करता है, जिसका अर्थ है कि वस्तु पर कार्य करने वाले बलों का योग शून्य होना चाहिए। ठीक। अगला क्वेश्चन है, वह घटना जिसके कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। द फेनोमेनन ड्यू टू व्हिच द स्काई अपीयर्स ब्लू इज। रिफ्लेक्शन, डिस्पर्शन, स्कैटरिंग, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग जो है वो हमें नीला दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? अब देखिए, परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं, एक भौतिक परिवर्तन, एक रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन वो परिवर्तन होता है जिसमें अगर चेंज हो जाए, जैसे पानी से बर्फ़ बना तो दोबारा हम बर्फ़ को पानी बना सकते हैं, यानी कि रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। अगर कोई वस्तु अपनी अवस्था को चेंज करके ठोस से द्रव में या द्रव से गैस में जा रही है तो दोबारा उसको उसी अवस्था में प्राप्त किया जा सकता है। ऐसे स्टेज को भौतिक परिवर्तन कहते हैं। अब रासायनिक परिवर्तन यानी कि केमिकल चेंज क्या होता है? केमिकल चेंज वो चेंज होता है जिसमें कोई वस्तु अपनी अवस्था को एक बार अगर खो देती है दोबारा उस अवस्था में नहीं आ पाती है। जैसे कागज़ का जलना, कागज़ अगर जल गया, उसको जला दिया गया, वो राख बन गई, तो दोबारा वो कागज़ नहीं बनाया जा सकता, आप कुछ भी कर लें। तो ये केमिकल चेंज के अंतर्गत आता है। अब आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं, पानी में नमक घोलना, कोयला जलाना, बर्फ़ का पिघलना, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसमें आपसे पूछा है कौन सा भौतिक परिवर्तन है। तो देखिए, पानी में नमक घोलना, अगर आप एक गिलास पानी लेते हैं और इसमें 1 चम्मच नमक घोल देते हैं, क्या दोबारा आप इस पानी से नमक को अलग कर पाएंगे? क्या ये सही होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर पानी में नमक पूरी तरह से डिज़ोल्व हो गया तो ये नहीं घुलेगा, इसलिए ये जो हो जाएगा ये रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। बर्निंग ऑफ कोल, कोयले को अगर जला दिया गया तो क्या इसे दोबारा उसी अवस्था में प्राप्त किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। ये भी आपका कैसा हो जाएगा? ये भी आपका रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। एक मिनट, कोयले का जलना भी क्या हो जाएगा? रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। तो ये गलत हो गया। फिर दिया है बर्फ़ का पिघलना, बर्फ़ का पिघलना ही आपका जो है ये भौतिक परिवर्तन है। देखिए, एक बहुत बड़ी गलती मुझसे भी हो गई, यहाँ पे लिखा कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है। नहीं को ध्यान देना है, मैंने नहीं को ध्यान नहीं दिया और मैंने देखा कि मैंने इसको सही मार्क कर दिया। आता हुआ क्वेश्चन भी इस तरह से गलत हो जाता है अगर आप नहीं को ध्यान नहीं देते हैं। यानी कि यहाँ पे पूछा जा रहा है कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है, फिजिकल चेंज नहीं है, यानी कि पूछा जा रहा है कौन सा केमिकल चेंज है। तो केमिकल चेंज कौन कौन सा है? पानी में नमक का घुलना और कोयले का जलना दोनों ही केमिकल चेंज है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। बर्फ़ का पिघलना, अगर बर्फ़ अपने स्टेज से एक मतलब बर्फ़ जो है वो पिघल कर पानी में आता है, द्रव में आता है, तो द्रव को दोबारा बर्फ़ में बदला जा सकता है, इसलिए बर्फ़ का पिघलना कैसा हो जाएगा? भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा एक से अधिक। अगला क्वेश्चन है, अस्थायी ऊतकों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? Which of the following statement about permanent tissue is correct? ऑप्शन दिया हुआ है, वो तेजी से कोशिका विभाजन में सक्षम होते हैं, वो केवल युवा पौधों में पाए जाते हैं, वो विभाजित करने की क्षमता खो देते हैं, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। अस्थायी ऊतक जो होते हैं, परमानेंट टिश्यू जो होते हैं, वो विभाजित करने की क्षमता को खो देते हैं। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ये टीआरई 3.0 में पूछे री एग्जाम में पूछे गए सभी साइंस के क्वेश्चन है। आपको दोस्तों पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। साथ ही साथ अगर आप पूरा टीआरई 3 के पूरा मतलब जितने भी एग्जाम टीआरई में हुए हैं उनके पूरे क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करना चाहते हैं, हिंदी, इंग्लिश, साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सब कुछ, तो आप उसे भी कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप पूरा मतलब जो है पेपर वो सॉल्व करना चाहते हैं। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सामान्य नाम क्या है? लाइम वाटर, नींबू पानी, बेकिंग सोडा, स्लैक लाइम यानी कि बुझा हुआ चूना, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, बुझा हुआ चूना। बुझा हुआ चूना को ही हम
कॉमन भाषा में क्या कहते हैं, मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कॉमन लैंग्वेज में बुझा हुआ चूना कहते हैं। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। इसका जो फार्मूला होता है वो होता है CaOH का होल टॉइस। अगर आपसे पूछा जाए कि बुझा हुआ चूना का केमिकल फार्मूला क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला क्या होता है, CaOH2 का होल टॉइस, ये इसका फार्मूला होता है। ये रंगहीन क्रिस्टल सफ़ेद पाउडर है और यह तब बनता है जब बुझा हुआ चूना यानी कैल्शियम ऑक्साइड पानी से निकलता है, तब बुझा हुआ चूना प्राप्त होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मेरिस्मेटिक टिश्यू इन प्लांट। पौधों में विभाजोतक ऊतक का क्या कार्य है, विकास, सुरक्षा, सहायता, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि मेरिस्मेटिक ऊतक, मेरिस्मेटिक टिश्यू विभाजोतक ऊतक का कार्य पौधों में ग्रोथ करना होता है, विकास करना होता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ये जो विभाजोतक ऊतक होते हैं ये पौधों, इनमें विभाजन की क्षमता पाई जाती है और इस ऊतक का जो कार्य है वो पौधों में वृद्धि और विभाजन के लिए उत्तरदायी होता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द एसआई यूनिट ऑफ वर्क इज। कार्य की एसआई यूनिट क्या है, वाट, न्यूटन, जूल, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, जूल। कार्य की एसआई यूनिट क्या है, जूल। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। Which of the following is an unsaturated हाइड्रोकार्बन, इथेन, मीथेन, इथीन, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब ऑप्शन सी, इथीन। इथीन एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। ऑप्शन ई इसका सही जवाब हो जाएगा। जिस हाइड्रोकार्बन में कम से कम एक कार्बन कार्बन द्विबंध या कम से कम एक कार्बन कार्बन त्रिबंध पाए जाते हैं उन्हें असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। यानी कि जिस कार्बन कार्बन के बीच या तो डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो तो ऐसे कार्बन क्या कहलाते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। अगर कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं, लेकिन अगर कम से कम द्विबंध या त्रिबंध होता है तो वो कैसे कहलाते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, Which of the following constitutes a food chain। निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य श्रृंखला का निर्माण करता है, बकरी, गाय, हाथी, घास, बकरी, इंसान, घास, गेहूं, आम। ये ईवीएस से पूछा गया क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन साइंस में भी देखने को मिलते हैं। आपसे पूछा है कि फूड चेन का निर्माण कौन करता है, तो हम सभी को पता है फूड चेन जो होता है वो सबसे निचले स्तर पे जो आता है वो उत्पादक आता है, प्रोड्यूसर आता है। उत्पादक के अंतर्गत कौन आता है, घास आते हैं, हरे पेड़ पौधे आते हैं, ये उत्पादक के अंतर्गत आते हैं। तो सबसे पहले आपको घास यहाँ मिल गया, यहाँ मिल गया। बकरी जो है वो प्रोड्यूसर में नहीं आती है, ये गलत हो गया। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि वो जीव जंतु आते हैं जो इस उत्पादक को खाते हैं, इस हरे प्लांट को खाकर अपना जीवन यापन करते हैं। तो गेहूं घास को खाएगा, नहीं खाएगा, ये आपका ऑप्शन गलत हो गया। बकरी घास को खाएगी, ये बिल्कुल सही है। फिर आता है इंसान बकरी को खाता है, मतलब फूड चेन जो बनता है वो ऐसे बनता है, इंसान बकरी को खाया, बकरी घास को खाई, ऐसे बनता है। तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। इसको और इसको देखे जब तभी हमें अपना जवाब मिल गया था, लेकिन आगे के क्वेश्चन पढ़ने इसलिए ज़रूरी थे क्योंकि यहाँ पे नन ऑफ एबव का भी ऑप्शन दिया हुआ है। क्या पता आगे यहाँ पे कुछ ऐसा दे दे जो शाकाहारी हो, बकरी को ना खाता हो, तो हमें आगे भी मैच कर लेना है। ठीक है, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। फूड चेन की अगर बात करें तो सबसे पहले आता है आपका प्रोड्यूसर, फिर आता है आपका हर्बीवोरस, फिर आता है कॉर्निवोरस, फिर आता है आपका ओमनीवोरस। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस उप परमाणविक कण का द्रव्यमान नगण्य है, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या है, नगण्य है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन परमाणु कणों में सबसे छोटा होता है और इस पर ऋणात्मक आवेश पाया जाता है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पर कौन कौन से चार्ज पाए जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन पर पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव, प्रोटॉन पर पॉजिटिव और न्यूट्रॉन जो होता है ये न्यूट्रल होता है, इस पर कोई भी चार्ज नहीं पाया जाता है। ठीक, इलेक्ट्रॉन कैसा होता है, निगेटिव होता है। हालांकि इलेक्ट्रॉन की द्रव्यमान इतना नगण्य होता है कि इसे परमाणु द्रव्यमान संख्या में शामिल नहीं किया जाता है, इसलिए जो ऑप्शन सी है यानी कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कैसा होता है, नगण्य होता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लाइकेन किस वायु प्रदूषक के प्रति संवेदनशील होता है, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, सल्फर डाइऑक्साइड। लाइकेन सल्फर डाइऑक्साइड के प्रति संवेदनशील होता है। सल्फर डाइऑक्साइड जिसे SO2 कहते हैं, ये
वायु प्रदूषण में अत्यधिक भूमिका निभाता है, और जब ये इनकी मात्रा वायु में अत्यधिक हो जाती है तो लाइकेन जो होते हैं उनकी मृत्यु होने लगती है, ये अपने आप को वृद्धि नहीं कर पाते हैं। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ब्यूटेनोन कार्यात्मक समूह वाला 4 कार्बन यौगिक है। कीटोन, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। सही जवाब ऑप्शन ए कीटोन। ब्यूटेनोन कार्यात्मक समूह वाले 4 कार्बन यौगिक कौन से हैं? कीटोन है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन्स है? साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन, ऑक्सिन, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। पादप हार्मोन्स है, इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा एक से अधिक। क्यों? क्योंकि साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन और ऑक्सिन तीनों ही पादप हार्मोन्स के अंतर्गत आते हैं, इसलिए मोर ऑफ द एबव, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए पौधों में हार्मोन्स जो होते हैं वो मुख्यतः कितने पाए जाते हैं, तो पौधों में मुख्यतः 5 प्रकार के हार्मोन्स पाए जाते हैं, जिसमें ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन के साथ साथ इथाइलिन और एब्सिसिक एसिड, ये प्लांट्स के प्रमुख हार्मोन्स होते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण लगभग है 6.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 9.8 मीटर सेकेंड, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 9.8 मीटर पर सेकेंड पृथ्वी की सतह का गुरुत्वाकर्षण बल है। ठीक, सेकेंड स्क्वायर होगा, सेकेंड नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, क्या होता है जब लोहे के भराव में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाया जाता है? ऑप्शन दिया हुआ है, कोई प्रतिक्रिया नहीं होती, क्लोरीन गैस और आयरन ऑक्साइड उत्पन्न होता है, हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड का उत्पादन होता है, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड का उत्पादन होता है। फ्रेंड्स, अगर आप इसका PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो फटाफट से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। साथ ही साथ अगर आप TRE के सारे एग्जाम के क्वेश्चन पेपर डिस्कस करना चाहते हैं सारे सब्जेक्ट के, तो कमेंट बॉक्स में हमें बताइए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। हमारे जितने भी लिसनर, जितने भी व्यूअर्स हैं, उन्होंने अभी तक सभी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लगभग 75% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। तो आप लोगों से अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसमें आपका कोई चार्ज नहीं लगता है, लेकिन आपके एक सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने की? हु डिस्कवर्ड द सेल ऑफ द फर्स्ट टाइम? रुडोल्फ विर्चो, एंटोनियो वान ल्यूवेनहॉक, रॉबर्ट हुक, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। क्यों? क्योंकि कोशिका की जो खोज है वो एंटोनियो वान ल्यूवेनहुक और रॉबर्ट हुक दोनों ने मिलकर किया था। एंटोनियो वान ल्यूवेनहॉक और रॉबर्ट हुक एक मिनट सबसे पहले खोज पूछा है। 1 सेकेंड, ये कोशिका की जो खोज है ना वो एंटोनियो वान ल्यूवेनहुक और रॉबर्ट हुक दोनों ने की थी, लेकिन यहाँ पे पूछा सर्वप्रथम किसने की थी, तो इसका सही जवाब हो जाएगा रॉबर्ट हुक। 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी, लेकिन जो रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी वो डेड कोशिका थी, यानी कि मृत कोशिका थी। उसके बाद आए एंटोनियो वान ल्यूवेनहुक, इन्होंने जीवित कोशिका की खोज की, लिविंग कोशिका की खोज की। रॉबर्ट हुक ने जो खोज की थी वो डेड कोशिका थी। इसको याद करने के लिए ल्यूवेनहुक लिविंग सेल, लिविंग कोशिका, LL से आप याद कर सकते हैं। तो इसमें सर्वप्रथम पूछा, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, रॉबर्ट हुक ने सर्वप्रथम कोशिका की खोज की थी। कब की थी? 1665 ईस्वी में किया था। अगला क्वेश्चन है, एक कार 4 घंटे में 200 किलोमीटर की दूरी तय करता है, इसकी औसत गति क्या होगी? 25 किलोमीटर प्रति घंटा, 100 किलोमीटर प्रति घंटा, 50 किलोमीटर प्रति घंटा, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, इसको निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कार की औसत गति बराबर पूरी दूरी और बटे पूरा समय। पूरी दूरी कितना दिया हुआ था? 200 किलोमीटर, और पूरा समय कितना दिया हुआ था? 4 घंटा। अगर इसको आप 200 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आपका 50 किलोमीटर प्रति घंटा निकल के आ जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव के गुर्दे किसके तंत्र का हिस्सा है? श्वसन, मलत्याग, पोषण, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। मानव के गुर्दे यानी कि पूछा जा रहा है किसके बारे में? किडनी के बारे में। क्या वो रिस्पायरेशन करते हैं, एक्सक्रेशन करते हैं, न्यूट्रिशन करते हैं, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। देखिए, मानव के जो गुर्दे होते हैं ना वो उत्सर्जन प्रणाली यानी कि एक्सक्रेशन और क्या कहते हैं, एक्सक्रेशन में भाग लेते हैं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, एक्सक्रेशन। मानव के जो गुर्दे होते हैं वो एक्सक्रेशन में भाग लेते हैं, यानी कि मल त्याग में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ठोस की विशेषता नहीं है? ठोस की विशेषता नहीं है, नहीं पे आपको ध्यान देना है। अणु बारीकी से पैक किए गए,
आसानी से बहने की क्षमता, निश्चित आकार, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। ठोस कैसे होते हैं? अणु उनके बारीकी से पैक होते हैं, इसलिए वो एक जगह से दूसरी जगह हिल नहीं पाते, बिल्कुल सही बात है। आसानी से बहने की क्षमता लिक्विड में होती है, यही ठोस की विशेषता नहीं है। निश्चित आकार, तो ठोस का एक निश्चित आकार होता है, ये भी सही है। तो यहाँ पे पूछा है कौन सा नहीं है, तो जो सही नहीं है वही आपका सही जवाब हो जाएगा, आसानी से बहने की क्षमता, क्योंकि पूछा है नहीं है। जो गलत है वही आपका सही है, क्योंकि नहीं पूछा है ऑप्शन में, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द किसी सर्किट में विद्युत शक्ति का प्रतिनिधित्व नहीं करता है? वी आई, आई स्क्वायर, आई आर स्क्वायर, आई स्क्वायर आर, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ए और बी दोनों। वी आई और आई आर स्क्वायर दोनों ही सर्किट का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ए और बी दोनों इसका सही है, ठीक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एसिड का एक विशिष्ट गुण है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ एसिड? नीले लिटमस पेपर को लाल कर देना, पीएच 7 से अधिक, लाल लिटमस को नीला कर देना, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। जो पीएच स्केल होता है वो 0 से लेकर 14 तक होता है। 7 पे ये बिल्कुल न्यूट्रल होता है। 7 पे कैसा होता है? न्यूट्रल होता है। 7 पे न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल होता है। 1 मिनट, 7 पे, ठीक। अगर आप पीएच स्केल में इधर जाते हैं तो आपको एसिड मिलता है, अगर आप इधर जाते हैं तो आपको बेस मिलता है। यानी कि पीएच स्केल 7 से अगर आप 0 की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे आपको एसिड यानी कि अम्ल मिलेगा, और इधर जाएंगे तो आपको बेस मिलेगा। अब जो इसकी विशेषता होती है पीएच एसिड की, वो क्या होती है? पहले तो पूछा 7 से अधिक होती है, पहले यही देख लेते हैं। तो एसिड हमारा जो होता है वो 7 से कम होता है, ये आपका गलत हो जाएगा। फिर दिया नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। एसिड को अम्ल कहा जाता है। इसको याद करने का जो ट्रिक होता है अनल होता है, अनल, यानी कि अम्ल जो होता है वो नीले लिटमस को लाल कर देता है। यहाँ से आप इसको याद कर सकते हैं। अम्ल, अगर आपको अनल याद है तो अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है। नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। लाल लिटमस पेपर को नीला कौन करता है? तो अगर अम्ल जो है वो नीले लिटमस पेपर को लाल कर रहा है तो बेस जो होगा वो लाल लिटमस को नीला करेगा। लेकिन आप कंफ्यूज ना हो तो उसके लिए भी एक ट्रिक है, छलनी। छलनी से आप इसको याद कर सकते हैं। पहला तो आप अम्ल को याद करेंगे अनल से, अनल, और दूसरा याद करेंगे आप, दूसरा ट्रिक जो है वो है छलनी, छलनी, छलनी से। क्षार जो है वो लाल लिटमस को नीला करता है, क्षार लाल लिटमस को नीला करता है, अम्ल नीले लिटमस को लाल करता है। तो आपको दिया है कौन सा एसिड का विशेष गुण है, तो नीले लिटमस को लाल करना, यही आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें ध्वनि की गति अधिकतम होती है? इस्पात में, पानी में, वायु में, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए स्टील। स्टील में ध्वनि की गति सबसे अधिकतम होती है और प्रकाश में न्यूनतम होती है। ध्वनि जो है वो ठोस में सबसे अधिक तेजी से गति करता है। वहीं अगर बात करें प्रकाश की, तो प्रकाश जो है, लाइट जो है, वो निर्वात में सबसे अधिक तेजी से गति करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्यावरण अनुकूल प्रथाएं हैं? ऑप्शन दिया, आपकी माँ द्वारा अपने स्कूटर पर आपको स्कूल छोड़ने के बजाय पैदल स्कूल जाना, अनावश्यक लाइटें और पंखे बंद कर देना, खरीदारी करते समय सामान के लिए कपड़े के थैले का साथ रखना, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। अब यहाँ पे आपको रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल मतलब 3R की प्रकृति के बारे में समझाने का प्रयास किया गया। प्लास्टिक बैग जो होता है वो गैर बायोडिग्रेडेबल होता है और मिट्टी के कटाव और जल प्रदूषण का कारण बनता है। इसलिए प्लास्टिक के बैग के बजाय अगर कपड़ों का यूज किया जा रहा है तो ये क्या हो जाएगा, इन्वायरमेंट को सही रखा जा रहा है। और जब आवश्यकता ना हो लाइट को बंद कर दो तो भी जो है वो इन्वायरमेंट को सही रखने में मदद करता है। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, कपड़े के थैले का प्रयोग करना और अनावश्यक लाइटों को बंद करना, ये भी पर्यावरण को बचाने का एक तरीका है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक स्थिर स्थिति में शुरू करते हुए राहुल 30 सेकंड में 6 मीटर सेकंड -1 का वेग प्राप्त करने के लिए अपनी साइकिल चलाता है। फिर वह इस प्रकार ब्रेक लगाता है कि वेग तेज हो जाता है। अगले 5 सेकंड में साइकिल की गति घटकर 4 मीटर सेकंड -1 हो जाती है। दोनों स्थितियों में साइकिल के त्वरण की गणना कीजिए। आपके सामने ऑप्शन दिया हुआ है। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसका पीडीएफ पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा, जहाँ से आप अच्छे से न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, पराग कोश में शामिल है द एंथर कंटेन पॉलन ग्रेन, ओव्यूल्स, स्पेल,
एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए पॉलन ग्रेन। पराग कोश में पॉलन ग्रेन जो होते हैं वो शामिल होते हैं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस मंडल में मौसम की घटनाएं होती हैं? समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर यानी कि क्षोभ मंडल, आयनोस्फीयर यानी कि आयन मंडल, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो जो मौसम संबंधित घटनाएं होती हैं वो ट्रोपोस्फीयर यानी कि क्षोभ मंडल में होती हैं, जो सबसे निचली लेयर होती है जिसमें हम लोग रहते हैं। इसमें सभी मौसम संबंधित क्रियाएं देखने को मिलती हैं। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वेक्टर जनित रोग नहीं है? यक्षमा, डेंगू, मलेरिया, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ट्यूबरकुलोसिस। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ये वेक्टर जनित रोग नहीं है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगर आपसे पूछा जाए अगर टीबी जो है ट्यूबरकुलोसिस जिसे तपेदिक या टीबी कहते हैं, ये वेक्टर जनित नहीं है तो कैसा है? तो ये बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। ठीक है, बैक्टीरिया के संक्रमण से फैलता है। माइकोबैक्टीरिया ट्यूबरकुलोसिस नामक बैक्टीरिया होती है जो इसके संक्रमण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये वेक्टर जनित रोग नहीं है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट हैपन्स व्हेन लाइट इंटर अ ग्लास स्लैब फ्रॉम एयर? क्या होता है जब प्रकाश हवा से कांच के स्लैब में प्रवेश करता है? या पूर्ण आंतरिक परावर्तन से गुजरता है, या सामान दूर से झुक जाता है, या सामान की ओर झुक जाता है, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, या सामान की ओर झुक जाता है। अगला क्वेश्चन है, कोशिका के चारों ओर की झिल्ली क्या कहलाती है? प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका भित्ति, कोशिका द्रव्य, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। कोई सेल है, मान लीजिए ये सेल है, इसके साइड में जो झिल्ली लगी होती है ये पारदर्शी जो होती है अर्धपारगम्य झिल्ली होती है, इसी को प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। कोशिका के चारों ओर प्रोटीन और लिपिड की ये झिल्ली लगी होती है। अगर आपसे पूछा जाए कोशिका के अंदर पाई जाए कोशिका के चारों ओर जो लगी हुई झिल्ली होती है वो किससे बनी होती है? तो प्रोटीन और लिपिड से दोहरी झिल्ली बनी होती है, डबल मेम्ब्रेन होता है, इसी को प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। फ्रेंड्स, साइंस टीआरई 3.0 में जितने भी पूछे गए क्वेश्चन थे वो यही थे। अगर आप और सब्जेक्ट के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या फिर आप पूरा क्वेश्चन पेपर ही डिस्कस करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें बताइए, और हमें सपोर्ट करने के लिए जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप इसका PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।